करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। ओके जी। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है, जिसे हम फ्रोज़न शोल्डर कहते हैं। बेसिकली जो फ्रोज़न शोल्डर है ये एक मेडिकल टर्म है, इसको उर्दू में कंधा है जाम बोलते हैं। आया हम देखेंगे फ्रोज़न शोल्डर में क्या होता है, इसको हम कैसे फील करते हैं, इसको हम कैसे ट्रीट करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली फ्रोज़न शोल्डर है क्या? फ्रोज़न शोल्डर इज़ आल्सो कॉल्ड एडहेसिव कैप्सुलाइटिस, इन्वॉल्व स्टिफनेस एंड पेन इन द शोल्डर जॉइंट। बेसिकली जो फ्रोज़न शोल्डर के अंदर क्या होता है, जो कैप्सूल्स होते हैं शोल्डर के वो टाइट हो जाते हैं, एडिशन हो जाते हैं होती है वहाँ पे। जो फाइबर्स होते हैं, जो कैप्सूल्स होते हैं, जो बैंड होते हैं वहाँ पे टाइटनेस होती है, और जो कैप्सूल्स होती है उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और टाइटनेस की वजह से क्या होता है, मोबिलिटी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। वहाँ पे क्या होता है, स्टिफनेस होती है, पेन होता है शोल्डर जॉइंट के अंदर। उसके साइन और सिम्टम आहिस्ता आहिस्ता वर्स करते हैं, और ये टाइम के साथ साथ इम्प्रूवमेंट भी आती है। मैक्सिमम इसका जो टाइम होता है 1 से 3 साल लग जाते हैं। इसके अलावा जो अगर आप शोल्डर को स्टिल जो है वो लंबे टाइम तक रहता है, तो उसमें ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं कि वो फ्रोज़न डेवलप हो, और सम टाइम जो है वो फिर इसमें सर्जरी करनी पड़ती है। जैसा कि हम देखते हैं कि जो फ्रोज़न शोल्डर हम एडहेसिव कैप्सुलाइटेड को कहते हैं, इसमें क्या होता है, जैसा कि आप पिक्चर के अंदर देख सकते हैं, ये नॉर्मल एनाटमी आ जाती है शोल्डर की। शोल्डर एक कम्प्लेक्स जॉइंट है। इस सबसे ज़्यादा जो मोबिलिटी है वो शोल्डर पे ही होती है, और इसके अलावा सबसे ज़्यादा इंजरी भी शोल्डर पे ही होती है। इसके अलावा जैसा कि देख सकते हैं, ये ह्यूमरस बोन है, ये जाके सॉकेट के अंदर फिक्स होती है, और जो ह्यूमरस का हेड होता है ये थोड़ा बड़ा होता है और सॉकेट थोड़ा छोटा होता है। अब ये देख सकते हैं, ये क्लेविकल बोन आ जाती है, ये कोरोकाइड प्रोसेस आता है, ये क्रोमियम आ जाती है, और ये शोल्डर के कैप्सूल्स आ जाते हैं, ये ह्यूमरस और ये स्कैपुला बोन आ जाती है। ये सब आपस में कनेक्टेड है। इसीलिए शोल्डर को जो है वो कम्प्लेक्स जॉइंट कहते हैं। जब कभी भी क्या होता है वहाँ पे एडहेजन की वजह से या फिर टाइटनेस की वजह से वहाँ पे जो फाइबर्स होते हैं टाइट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होती है, और उस वजह से मोबिलिटी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। और वहाँ पे जो फ्लूइड्स वगैरह होता है वो वहाँ पे न्यूट्रिशन या फिर वहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और टाइटनेस की वजह से या फिर एडहेसिव कैप्सुलाइटिस की वजह से और टाइटनेस की वजह से वहाँ पे फ्लूइड जो होते हैं वो एक्युमुलेट हो जाता है, और इसकी वजह से क्या होता है, मोबिलिटी लेस हो जाती है। इसके अलावा साइन और सिम्टम क्या होते हैं फ्रोज़न शोल्डर के? जो मेन सिम्टम आ जाते हैं फ्रोज़न शोल्डर के, ज़्यादातर आपको बहुत ज़्यादा पेन महसूस होगा, बहुत ज़्यादा स्टिफनेस मिलेगी, सख्ती मिलेगी, और आपको जो है वो मूवमेंट करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी। इसके अलावा वहाँ पे आपको डल या एची पेन मिलेगा शोल्डर के अंदर। इसके अलावा यू माइट आल्सो फील द पेन इन द शोल्डर मसल डेट रेप अराउंड द टॉप ऑफ योर आर्म। You might feel the same sensation in your upper arm. Your pain may get worse at night, which can make it hard sleep. इसके साइन सिम्टम ये होता है ना कि आपको बहुत ज़्यादातर पेन और स्टिफनेस मिलती है। आप अपनी जो अपनी आर्म है, शोल्डर है, उसको मूव नहीं कर सकते। इसके अलावा आपको सबसे ज़्यादा जो पेन है ज़्यादा होता है वो रात के टाइम होता है, जो आपकी जो स्लीप है उस स्लीप के अंदर इंटरफेयर करता है। आपको आपकी नींद भी डिस्टर्ब होती है इस दर्द से। इसके अलावा अब स्टेजेस आ जाती हैं कि फ्रोज़न शोल्डर की कितनी स्टेजेस होती हैं। 3 स्टेजेस होती है। फ्रीजिंग स्टेज होती है, फ्रोज़न स्टेज होती है, थॉइंग स्टेज होती है। सबसे पहले फ्रीजिंग स्टेज होती है, और इसके अलावा इसमें क्या होता है कि जो मूवमेंट होती है शोल्डर पे, इसके अलावा जो कोई एनी मूवमेंट्स ऑफ शोल्डर काज पेन एंड द शोल्डर एबिलिटी टू मूव बिकम लिमिटेड। ठीक है, आप जब कभी भी शोल्डर को ऐसे मूव करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा पेन महसूस होगा, और इसके अलावा मोबिलिटी, जो आप मूवमेंट करोगे वो रिस्ट्रिक्टेड होंगे, प्रॉपर आप अपनी आर्म को उठा नहीं सकोगे, मूव नहीं कर सकोगे। ये स्टेज लास्ट 2 to 9 मंथ तक होती है। इसके अलावा जो फ्रोज़न स्टेज होती है, पेन आपको बहुत ज़्यादा कम होता है इस स्टेज के अंदर, लेकिन आपके शोल्डर बहुत ज़्यादा स्टिफ होता है, वहाँ पे सख्ती बहुत ज़्यादा होती है, और इसलिए बहुत ज़्यादा आपको डिफ़िकल्टी होती है। इसके अलावा ये स्टेज 4 to 12 मंथ तक होती है लास्ट। इसके अलावा जो थाइंग स्टेज होती है, इसके अंदर शोल्डर जो है वो आप मूव कर सकते हो, इम्प्रूवमेंट आ जाती है, मोबिलिटी आ जाती है। ये स्टेज लास्ट 5 से 24 मंथ होती है। इसके अलावा जैसा कि आप देख सकते हो, फ्रीजिंग स्टेज है, फ्रोज़न स्टेज है, थॉइंग, कोई भी चीज़ जब आप फ्रिज के अंदर रखते हो तो वो
ठंडा करने के लिए, तो वो फ्रीज़ होती है। तो ज़ाहिर है कोई भी चीज़ जब जाम हुई हुई होती है तो इसको भी हम इसी तरह कहते हैं कि आप ना आइस की एग्जांपल ले लें कि जब आप कोई भी चीज़ फ्रिज के अंदर रखते हो तो वो जमना शुरू हो जाती है, और जब आप फ्रिज से बाहर निकालते हो तो उसको पिघलने में टाइम तो लगता है। इसी तरह ये एग्जांपल जो है वो फ्रोज़न शोल्डर की है, जिसमें कंधा जाम हो जाता है, जो फ्रीज़ हो जाता है, बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है। सख्ती की वजह से जो है वो आप मूव नहीं कर सकते, लेकिन टाइम के साथ साथ उसके प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ और जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वो क्या होता है वहाँ पे हील होता जाता है। इसके अलावा फ्रीजिंग के अंदर क्या होता है, ग्रेजुअली पेन वर्स करता है। फ्रोज़न के अंदर रेंज कम होती है, स्टिफनेस और पेन होता है, लेकिन थॉइंग के अंदर जो है वो रेंज ऑफ मोशन इम्प्रूव हो जाती है। ये रिकवरी स्टेज है। इसके अलावा व्हाट इज़ द कैप्सूलर पैटर्न फॉर फ्रोजन शोल्डर। इसके अलावा फ्रोजन शोल्डर के अंदर कौन कौन सी रेंज ज़्यादा लिमिटेड होती है। आप पेशेंट आपके पास आता है, हॉस्पिटल क्लिनिक्स के अंदर आते हैं, आप उसको कैसे डायग्नोज करोगे, फिजिकली कैसे एग्जामिन करोगे कि पेशेंट को फ्रोजन शोल्डर होता है। सबसे पहले तो आप उसको उसकी रेंजेस चेक करोगे कि रेंजेस कितनी डिग्री की हैं। उसकी सबसे ज़्यादा जो लिमिटेड होती है वो एक्सटर्नल रोटेशन आ जाती है, फिर फ्लेक्शन होती है, फिर अबडक्शन होती है, फिर देन इंटरनल रोटेशन होती है। तो आप कैप्सूलर पैटर्न को याद रखो कि कौन सी रेंज ज़्यादा लिमिटेड होती है। इसके अलावा जो है वो फ्रोज़न शोल्डर की क्या क्या काजेज़ हो सकती है, कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से फ्रोज़न शोल्डर होता है, कोई क्लियरली नहीं बताया हुआ। कुछ में ये बताया हुआ है कि इडियोपैथिक है, कोई काज नहीं है, लेकिन कुछ जो फीमेल्स के अंदर जो है वो फीमेल्स के अंदर ज़्यादा है। और इसके अलावा जिन लोगों की एज 40 से 60 है, और इन अदर जो मेजर रिस्क फैक्टर ये हो सकते हैं जो लोग अनएबल टू मूव शोल्डर फॉर लॉन्ग टाइम, जो शोल्डर्स को लंबे टाइम तक मूव नहीं करते। और इसके अलावा कोई और मेडिकल कंडीशन की वजह से हुआ, लाइक कोई स्ट्रोक हुआ हो, कोई सर्जरी हुई हो, या जिसकी वजह से वो अपनी आर्म को मूव नहीं कर सकता हो। जो फ्रोजन शोल्डर के में क्या होता है कि मूवमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, जिसमें या फिर शोल्डर में क्या हो, कोई भी इन्फ्लेमेशन हो, या फिर वहाँ पे जो सुप्रास्पाइनेटस जो रोटेटर कफ मसल्स आते हैं उनकी टेंडन की इन्फ्लेमेशन हो, या वहाँ पे जो बर्सा हो, जो फ्लूइड्स वगैरह उसकी इन्फ्लेमेशन हो, इस वजह से जो है वो डेवलप हुआ हो। सर्टेन मेडिकल कंडीशन है जिसकी वजह से जो है वो इंक्रीज़ हो सकते हैं रिस्क इसके। इसके अलावा जो फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट की प्रेजेंटेशन में मोस्ट कॉमन जो है वो पेशेंट डायबिटिक होते हैं, उनके अंदर डायबिटीज़ होती है, डायबिटिक पेशेंट होते हैं। इसके अलावा 10 से 20% जो लोग डायबिटीज़ होते हैं उनके अंदर फ्रोजन शोल्डर होता है, और अदर कोई और मेडिकल कंडीशन है जिसकी वजह से जो है वो फ्रोजन शोल्डर डेवलप हो। इसके अलावा बेसिकली आप फिज़िकली इसको कैसे डायग्नोज करोगे कि पेशेंट को फ्रोजन शोल्डर है। आप उसका एक्सरे भी करवा सकते हो, उसका अल्ट्रासाउंड करवा सकते हो, जिसके थ्रू आप जो है वो सॉफ्ट स्ट्रक्चर्स को देख सकते हो, बर्सा को देख सकते हो कि उसकी इन्फ्लेमेशन वगैरह तो नहीं है। इसके अलावा MRI के थ्रू जो है वो रूल आउट कर सकते हो कोई आर्थराइटिस वगैरह या रोटेटर कफ का टोन तो नहीं हुआ, रोटेटर कफ टेयर या रप्चर तो नहीं हुआ है। इसके अलावा फ्रोजन शोल्डर का डायग्नोसिस आ जाता है। देयर आर नो स्पेसिफिक फ्रोजन शोल्डर टेस्ट, कोई स्पेसिफिक फ्रोजन शोल्डर टेस्ट तो नहीं है, लेकिन डॉक्टर उसको कैसे एग्जामिन करता है, सबसे पहले आर्म को मूव करता है डिफरेंट वे के अंदर, हाउ इट्स हर्ट्स, कितना ज़्यादा उसकी रेंज है, कितनी ज़्यादा मोबिलिटी है, कितनी ज़्यादा मूवमेंट उसकी रिस्ट्रिक्टेड है, कितनी उसके अंदर है, तो ये सब एग्जामिन करता है। इसके अलावा दे में आल्सो मूव योर शोल्डर फॉर नोट द डिफरेंसेस। आप जब शोल्डर को मूव करते हो, उसकी रेंजेस चेक करते हो, तो आप उसके अंदर उसकी रिस्ट्रिक्शन जो है वो नोट करते हो, क्या डिफरेंसेस है नॉर्मल और एबनॉर्मल रेंज ऑफ मोशन के अंदर। इसके अलावा आप इंजेक्ट करते हो, एनेस्थेटिक आ जाते हैं जो कि नम करते हैं शोल्डर को, सो दे कैन बेटर जज कर सकते हो आप रेंज ऑफ मोशन को। दिस इज कॉल्ड इंजेक्शन टेस्ट भी इसको कहते हैं। इसके अलावा जैसा कि आप देख सकते हैं एडहेसिव कैप्सुलाइटिस ऑफ शोल्डर। एडहेसिव का मतलब होता है टाइटनेस, कैप्सुलाइटिस का मतलब है जो कैप्सूल है उसकी इन्फ्लेमेशन आ जाती है। इसके अलावा नॉर्मल शोल्डर आप देख सकते हो, फ्रोजन शोल्डर आप सब देख सकते हैं। इसके अलावा ये देख सकते हैं कि जो फ्रोजन शोल्डर इसमें जो कैप्सूल है वो टाइटनेस है, इसकी वजह से रेडनेस भी हुई है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन भी है, जैसा कि आप तस्वीर के अंदर जो है वो उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ओके, अब हम इसकी ट्रीटमेंट पे बात करते हैं कि फ्रोजन शोल्डर हो गया, उसके साइन सिम्टम देखे, उसको डायग्नोज किया, अब आप इस पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जो फ्रोजन शोल्डर होता है बेटर हो जाता है। इसके अलावा आप इसको पेन के लिए एनसेड दे सकते हो, यानी
नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स आ जाती हैं। इसके अलावा एस्पिरिन आ जाती है पेन रिलीफ के लिए, एब्रूफन आ जाती है जो कि पेन को रिलीव करती है या शोल्डर के अंदर कोई भी इन्फ्लेमेशन है। इफ़ दे डोंट हेल्प यू डॉक्टर माइट प्रिस्क्राइब द स्ट्रॉन्ग मेडिकेशन। आप डॉक्टर की रिकमेंडेशन के मुताबिक आप जो है वो या उसकी प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक आप मेडिकेशन जो है वो यूज़ करें। इसके अलावा अगर आपके सिम्टम इंटेंस हैं या आप don't improve over time, your doctor might recommend the other kind of frozen shoulder treatment. इसके अलावा आप अकॉर्डिंग टू पेशेंट साइन सिम्टम अकॉर्डिंग टू पेशेंट ट्रीटमेंट उसको जो है वो ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन ट्रीटमेंट जो है वो रेकमेंड किया जाता है। इसके अलावा कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन आ जाते हैं जो कि रिड्यूस करते हैं शोल्डर पेन को और इम्प्रूव करते हैं रेंज ऑफ मोशन, ये भी दिया जाता है। जॉइंट डिस्टेंशन आ जाती है, दिस मीन योर डॉक्टर विल इंजेक्ट द स्टेराइल वाटर इनटू ए शोल्डर कैप्सूल जो कि टू स्ट्रेच इट, कैप्सूल स्ट्रेच होते हैं। इसके अलावा इससे जो है वो आप इजीली अपने शोल्डर को मूव कर सकते हैं, ये आपको हेल्प कर सकता है। इसके अलावा मुख्तलिफ वहाँ पे जो मसल टाइट होते हैं उसके लिए मुख्तलिफ स्ट्रेच आ जाते हैं, टॉवल स्ट्रेच भी आ जाता है, ये भी अच्छा है। इसका जो तरीका ये होता है कि खड़े होते हैं, होल्ड करते हैं, होल्ड ईच एंड ऑफ द 3 फुट लॉन्ग टॉवल बिहाइंड योर बैक वर्टिकली विद योर अफेक्टेड आर्म होल्डिंग द बॉटम एज ऑफ द टॉवल एंड योर गुड आर्म होल्डिंग द टॉप एज। Slowly raise unaffected arms up your back until you feel stretch in your shoulder। अच्छा, ये टॉवल स्ट्रेच आ जाता है। आगे आपको तस्वीर के अंदर बताया जाएगा कि किस पोजीशन के अंदर इसको स्ट्रेच को परफॉर्म किया जाता है। इसके अलावा क्रॉस बॉडी स्ट्रेच ये भी आगे पिक्चर के अंदर बताया हुआ है। इसमें ये किया जाता है, अपने आर्म को प्लेस किया जाता है और जो आपकी ठीक वाली आर्म होती है ऑन योर एल्बो ऑफ योर हर्ट आर्म एंड लिफ्ट किया जाता है जो आपकी इफेक्टेड आर्म होती है और अक्रॉस योर स्ट्रेच दिया जाता है और जिसकी वजह से आपके शोल्डर को स्ट्रेच किया जाता है 50 to 20 सेकेंड्स के लिए। इसके अलावा टेंस आ जाता है जो कि पेन रिलीविंग के लिए यूज़ किया जाता है। एक मॉडलिटी है जो कि यूज़ करती है लो वोल्टेज इलेक्ट्रिकल करंट है जो कि ब्लॉक करता है और जो आप पेन को कैसे परसीव करते हैं। वी नीड टू रिसर्च इनटू हाउ इट्स माइट वर्क और ये कैसे काम करता है। Some doctor think it may activate the nerve cell block and pain and signal. The current may also boost your body natural painkiller and बेसिकली इसमें बताया है कि जो टेंस होता है ये ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन, ये एक मॉडलिटी आती है, इसको यूज़ करते हैं और ये एक नेचुरल प्रोसेस जो पेन के जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं और एंडोर्फिन रिलीज़ करते हैं जिससे पेन जो है वो रिलीव हो जाता है। फिजिकल थेरेपी वगैरह करवाई जाती है। वाइल इट्स ऑफन यूज फॉर फ्रोजन शोल्डर इज़ नॉट ऑलवेज इफेक्टेड में मोर यूजफुल सर्टन फेजेस ऑफ फ्रोजन शोल्डर अदर। इसके अलावा फिजिकल थेरेपी आ जाती है फ्रोजन शोल्डर के लिए, मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज आती हैं जो कि करवाई जाती हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ टेक्निक्स आ जाती हैं, मोबिलाइजेशन आ जाती है, मैनुपुलेशन वगैरह करते हैं। इसके अलावा हॉट कोल्ड कंप्रेशन पैक आ जाते हैं, वो अप्लाई की जाती है। हीट आ जाती है जिसके अंदर, इसके अलावा जो है वो या कोल्ड आ जाता है शोल्डर के लिए जो कि पेन और स्वेलिंग के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा हीट पैक यूज़ करते हैं पेन के लिए और कोल्ड पैक यूज़ करते हैं स्वेलिंग के लिए। वार्म कंप्रेसेस होते हैं वो वहाँ पे ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करते हैं जो कि टू दी इन्फ्लेम एरिया पे, और जो कोल्ड कंप्रेस होते हैं वो स्लो करते हैं ब्लड फ्लो को और वहाँ से स्वेलिंग और पेन कम हो जाता है। हॉट में क्या होता है, हीट पैक होते हैं और कोल्ड के अंदर आइसिंग वगैरह आ जाती है या फिर आप टॉवल के अंदर जो है वो रैप करके आइस को आप तब अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा यू कैन अल्टरनेट बिटवीन द टू वे फॉर heat compression warm or the moist towel in the microwave or use the heating pad apply to shoulder for up to 20 minutes। जैसे कि मैंने आपको बताया इस तरह जो है इस मेथड को यूज़ किया जाता है। मुख्तलिफ स्ट्रेच आ जाते हैं, पेंडुलम स्ट्रेच आ जाता है, स्टैंड विथ योर आर्म एट योर साइड एंड योर शोल्डर लीन स्लाइटली फॉरवर्ड अलाउ योर अफेक्टेड आर्म टू हैंग। जिस तरह पेंडुलम्स होते हैं ये किसी भी इसको फिक्स किया जाता है जो पेंडुलम्स होते हैं, और इसके अलावा आप जो है वो अपनी पेंडुलम के साथ अपनी दोनों जो है वो आर्म को अपवर्ड डाउनवर्ड जो है वो मूव करते हो ये इसके अलावा जैसा कि इसमें बताया हुआ है कि स्टैंड विथ योर आर्म एट योर साइड एंड योर शोल्डर, जब आप खड़े होते हो अपनी साइड पे, और इसके अलावा स्लाइटली फॉरवर्ड अलाउ योर अफेक्टेड आर्म को अलाउ करते हो और हैंग करते हो। यू कैन रेस्ट द हैंड ऑफ योर गुड आर्म ऑन टेबल फॉर सपोर्ट। If needed, swing your hanging arm in a circle about foot in a diameter 10 times in a one direction then 10 times other direction। जब आप पेंडुलम स्ट्रेच करते हो आगे आपको पिक्चर के अंदर इस तरह का इसका पेंडुलम स्ट्रेच भी बताया हुआ है। इस पोजीशन के अंदर आप जो है वो ये कर सकते हो जो कि आपकी पेन को कम करता है, मोबिलिटी को इंक्रीज़ करता है और
सिम्टम आपके जो है वो इम्प्रूव होते हैं। आप एक्सरसाइज करते हो और होल्ड करते हो लाइट वेट को, नो मोर देन 3 to 5 पाउंड्स। ज़्यादा जो है वो आप उसको कैरी नहीं करते हो 3 से 5 पाउंड से ज़्यादा। इसके अलावा एक्सरसाइजेज आ जाती हैं। इसके अलावा एक्सरसाइजेज भी होते हैं कि ये इंक्रीज़ करता है मोबिलिटी, शोल्डर के अंदर जो मोबिलिटी होती है उसको इम्प्रूव करता है। और इसके अलावा कुछ जेंटल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज आती हैं जो कि हेल्प करती हैं बोथ ट्रीट को हेल्प करती हैं मोबिलिटी के अंदर, और इसके अलावा प्रिवेंट करती हैं फ्रोज़न शोल्डर को। इसके अलावा ये गुड आइडिया है कि आप चेक कराएं डॉक्टर को, और एक्सरसाइज ट्राई करने से पहले कि आपको फ्रोज़न शोल्डर है। आप आहिस्ता आहिस्ता जो है वो गो स्लोली एंड मॉडिफाई करें और स्टॉप एनी एक्सरसाइज डेट विल वेरी पेनफुल। अगर जिस एक्सरसाइज से आपको पेनफुल होता है तो आप उसको स्टॉप करें। इसके अलावा बिफोर यू गेट स्टार्टेड वार्म अप योर शोल्डर, यानी आप एक्सरसाइज करने से पहले सबसे पहले क्या करें, वार्म अप एक्सरसाइजेस करवाएं, अपने शोल्डर को वार्म अप करें। इसके अलावा बेस्ट वे ये हो सकता है कि आप क्या करें, वार्म शावर लें या बाथ लें। अदर ऑप्शन ये हो सकता है आप हीटिंग पैड या मॉइस्ट माइक्रोवेव टॉवल यूज़ करें। इसके अलावा सर्जरी भी आ जाती है, ये भी नेसेसरी है, जो कि फ्रोजन शोल्डर को ट्रीट की जाती है। अगर ट्रीटमेंट हेल्प नहीं करता डॉक्टर, तो वो आपको आर्थोस्कोपिक सर्जरी रिकमेंड जो आपको हेल्प करेगी, जो लेस इन्वेसिव टाइप ऑफ सर्जरी होती है, जिसमें कैमरा यूज़ किया जाता है और स्मॉल टूल होता है जो कि रिमूव करता है स्कार टिश्यू को। शोल्डर मैनिपुलेशन जो कि हेल्प करती है, जो आपके शोल्डर के टिश्यू या कैप्सूल्स वगैरह लूज़ हुए होते हैं उनको। और इसके अलावा इसमें भी आर्थोस्कोपिक सर्जरीज आती है जो कि इसके बेटर रिजल्ट आते हैं। विद दिस मेथड अ डॉक्टर फोर्सफुली मूव योर शोल्डर वायर अंडर द जनरल एनेस्थीसिया। इसमें ये होता है कि शोल्डर मैनिपुलेशन में पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है और उसमें जो है वो फोर्सफुली शोल्डर को मूव करवाया जाता है। ट्रीटमेंट आ जाते हैं फ्रोजन शोल्डर के लिए, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज आती हैं, एनसेड्स आ जाती हैं। इसके अलावा आर्थोस्कोपिक सर्जरी भी करवा सकते हैं। इसके अलावा फ्रोजन शोल्डर unusual for frozen shoulder to recur in the same shoulder, but some people can develop it in the other shoulder usually within the 5 year। जैसा कि आप देख सकते हैं पेशेंट की कुछ प्रेजेंटेशन इस तरह होती है, उसको इस एरिया पे पेन फील होता है। ये जो आप देख सकते हैं ये ह्यूमरस का हेड होता है, ये जाके सॉकेट के अंदर फिक्स होता है। यहाँ पे जो सराउंडिंग टिश्यूज़ होते हैं, फाइबर्स होते हैं, कैप्सूल्स होते हैं, ये टाइट हो जाती हैं। टाइटनेस की वजह से जो अंदर फ्लूइड्स होता है जो मोबिलिटी में हेल्प करता है वो एक्युमुलेट हो जाता है, और इसकी वजह से क्या होता है, मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। पेशेंट क्या करता है, फ्लेक्शन नहीं कर सकता, एक्सटर्नल रोटेशन नहीं करता ज़्यादा, फिर फ्लेक्शन नहीं कर सकता, एबडक्शन नहीं कर सकता, इंटरनल रोटेशन नहीं कर सकता, अपनी आर्म को मूव नहीं कर सकता। पेशेंट को जो है वो कॉमिंग में पेन होता है, पेशेंट अपनी कंघी नहीं कर सकता प्रॉपर तरीके से, वो प्रॉपर तरीके से जो है वो अपना ड्रेस वेयर अपनी नहीं कर सकता। उसमें पेशेंट को जो है वो शोल्डर में पेन होता है। इसके अलावा पेशेंट अपने बाजू को जो है वो पीछे नहीं लेके जा सकता, हैंड बिहाइंड बैक नहीं लेके जा सकता, इसमें पेशेंट को तकलीफ होती है। ये कुछ साइन सिम्टम आ जाते हैं फ्रोजन शोल्डर के। इसके अलावा मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज आ जाती है, जैसा कि पेंडुलम स्ट्रेच की बात की थी हमने पीछे। ये इस तरह की कुछ पोजीशन है जिसके अंदर आप जो है वो पेंडुलम के थ्रू अपने मसल को स्ट्रेच कर सकते हो। इसके अलावा जो है वो ये जैसा कि ये आ जाता है ऊपर, ये आप जैसा कि देख सकते हैं ऊपर किसी भी चीज़ से जो है वो आप 2 रॉप्स हैं, आप उनको बांध लेते हो और अपनी आर्म को अप एंड डाउनवर्ड मूव करते हो, जिसकी वजह से आपके मसल पे स्ट्रेच पड़ता है। इसके अलावा ये पोजीशन आ जाती है जिस क्रॉस बॉडी स्ट्रेच आ जाता है, इससे आप अपने मसल को स्ट्रेच कर सकते हो। इसके अलावा पीछे मैंने बात की थी टॉवल स्ट्रेच की की थी, इस तरह आप अपने इस टॉवल स्ट्रेच एक्सरसाइजेस करते हो। इसके अलावा आर्म स्ट्रेच आ जाता है। ये मुख्तलिफ एक्सरसाइजेस होती हैं जो कि आपको हेल्प करती हैं मोबिलिटी को इम्प्रूव करने में, पेन को रिलीव करने में। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आपको कोई सवाल समझ में नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to my channel.